हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ जो हमने टेस्ट 1 में दिए थे वो कवर कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 26 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कवर कर लिए एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के टेस्ट 1 के एमसीक्यूज़, और रिमेनिंग जो आपके एमसीक्यूज़ है वो हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट क्या चीज़ है? ठीक है, तो यहाँ पे जीन नॉकआउट आपका रिमूवल ऑफ जीन है, या फिर टेक्निक फॉर स्टडीइंग जीन फंक्शन, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, या फिर रिप्रेशन ऑफ जीन। जीन नॉकआउट किसे कहते हैं? ओके, तो इसमें आप लोगों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है। तो बेसिकली क्या है जीन नॉकआउट? जीन नॉकआउट में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ जीन तो करते हैं, लेकिन जीन हटाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हम क्या करेंगे? देखो, ऑप्शंस तो सारे ही सही हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है इट इज़ अ टेक्निक फॉर स्टडीइंग जीन फंक्शन। ठीक है, इसमें जीन नॉकआउट में हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को स्टडी करते हैं। आइदर हम क्या करेंगे, उस जो भी आपका जीन है उसको इनऑपरेटिव कर देंगे या फिर उसे हटा देंगे। ठीक है ना? तो अगर जीन प्रेजेंट नहीं है सेल के अंदर एक पर्टिकुलर, तो उसके एब्सेंस में एक सेल किस तरीके से काम कर रहा है और कौन से फंक्शंस उसके इम्प्रॉपर हो जा रहे हैं सेल के, उसे जानने के लिए हम जीन नॉकआउट करते हैं। ठीक है ना? अब जैसे हम बेसिकली मॉडल ऑर्गेनिज्म डिज़ाइन करने के लिए भी जीन नॉकआउट करते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं? हमने एक नॉकआउट माइस बनाया, उसमें हमने क्या किया? पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन को रिमूव कर दिया। तो अब उस जीन को हमने जिसे रिमूव किया है उसके जीन फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम एक स्पेसिफिक नॉकआउट माइस डिज़ाइन करते हैं। ठीक है ना? और कई केसेस में हम क्या करते हैं? जीन नॉकआउट के थ्रू जो पर्टिकुलर डिफेक्टिव जीन है उसे रिमूव करते हैं और उसकी जगह रिप्लेस करते हैं एक नई जीन। ठीक है, तो जो नई जीन इंसर्ट किया उसकी भी जीन के फंक्शन को स्टडी करना जीन नॉकआउट का बेसिक फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ फार्मिंग। फार्मिंग क्या चीज़ है? ठीक, तो फार्मिंग जो टर्म आ रहा है दो टर्म से मिलके बना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग, प्लांट मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फार्म एनिमल्स। तो इसमें आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग और फार्म एनिमल्स। तो ये दो टर्म से मिलके बना है, फार्मा प्लस फार्मिंग। ठीक है, PHARMA फार्मा और फार्मिंग FARMING। दोनों का मतलब है फार्मा मतलब मेडिसिन और फार्मिंग मतलब किसी भी एनिमल को पालना, बेसिकली डेयरी पर्पस के लिए या फिर मीट पर्पस के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम मोस्टली हम फार्मिंग में जो भी एनिमल्स हम एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं उन सबको कवर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करें? फार्म एनिमल्स जिससे हमें मेडिसिन मिल सके, और फार्मिंग में जो आपके एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स काम आते हैं उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है फार्मिंग में। ठीक है, P से शुरू हो रहा है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ SV40 वेक्टर। SV40 वेक्टर का अप्रॉक्सीमेट साइज़ क्या होता है? तो हमने लेक्चर में ऑलरेडी इंक्लूड किया था कि जो SV40 वेक्टर है उसका साइज़ कितना है। ठीक है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर है 5.2 KB। ठीक है, और ये आपका SV40 वेक्टर का साइज़ है। अगर बेस पेयर में मेंशन करेंगे तो कितना होगा? 1 बेस पेयर 1 KB इज इक्वल्स टू 1000 बेस पेयर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 इंटू 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5200 बेस पेयर्स। ओके, तो अगर बेस पेयर में दिया होगा तो भी आपको सही अटेम्प्ट करना है। चलो, नेक्स्ट है हाउ मैनी सेट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन SV40। कितने SV40 में जीन्स प्रेजेंट होते हैं? तो SV40 का स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी गलत अटेम्प्ट किया है, बहुत सारे बच्चों ने। तो ये है इसका आंसर कि 2 सेट्स ऑफ जीन्स SV40 वेक्टर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय अर्ली जीन्स ऑफ SV40 आर इन्वॉल्व इन। जो प्रोटीन इनकोड करते हैं अर्ली जीन्स को SV40 में, वो किस पर्पज़ के होते हैं? ठीक है, तो आंसर है इसका
डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो आपके SV40 के अर्ली जीन्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ही प्रोटीन बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय लेट जीन्स ऑफ SV40 आर इन्वॉल्व इन, जो लेट जीन्स हैं, ठीक है। दो तरीके की जीन्स है अभी हमने देखा, पहली अर्ली, दूसरी लेट, ठीक है। अर्ली वाली डीएनए रेप्लिकेशन कर रही है, तो अब बताना लेट वाली कौन सा काम कर रही है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, या विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स इनकोडेड बाय लेट जीन्स ऑफ SV40, ठीक। तो ऑप्शन ये हैं आपके, आंसर है इसमें कैप्सिड प्रोटीन्स। कैप्सिड के जो प्रोटीन्स है, बाहर की जो आपका मेम्ब्रेन की लेयरिंग है, लाइनिंग है जो बाहर की, उसके प्रोटीन्स का निर्माण करने के लिए लेट जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ जीन्स वर रिप्लेस्ड इन इनिशियल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट विद SV40, ठीक है। इनिशियल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में SV40 की कौन सी जीन रिप्लेस की जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे, वेक्टर SV40 वेक्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कौन सी जीन रिप्लेस हो रही है। जो जीन वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है वही जीन हमने हटाई है, ठीक। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से कंसिडर करेंगे SV40 के लेक्चर में। आंसर है लेट जीन्स, उसमें आप देखोगे लेट जीन्स का कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अर्ली रीजन दिखाई दे रहा है, लेट रीजन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब हमने वेक्टर डिज़ाइन किया। नेक्स्ट है बोवाइन पेपिलोमा वायरस कॉजेज। बोवाइन पेपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है, तो ये कॉज करता है वार्ड्स ऑन कैटल, या फिर कैंसर इन कैटल, ट्यूमर इन प्लांट्स, या फिर ट्यूमर इन कैटल्स, ओके। तो आंसर है ये वार्ड्स कॉज करता है आपके कैटल्स में, ठीक है। तो ये बोवाइन पेपिलोमा वायरस स्पेसिफिक टाइप ऑफ वार्ड्स या मस्से जिन्हें हम कहते हैं वो क्रिएट करता है एनिमल्स में, ठीक है, इस कैटल्स में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉपी नंबर एसोसिएटेड विद बोवाइन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ऑप्शंस ये हैं आपके, और जो कॉपी नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ एक पर्टिकुलर आपका जीन बना पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर होस्ट सेल में, ठीक है ना। तो ये BPV जो आपका वायरस है ये कितने नंबर ऑफ इटसेल्फ, अपनी कितनी कॉपीज़ बना पा रहा है इंडिविजुअल के जीनोम में, उसे हम कहेंगे क्या, कॉपी नंबर ऑफ BPV, ठीक है। तो आंसर है इसका 100। ये एक होस्ट सेल के अंदर अपनी 100 कॉपीज़ बना सकता है, तो ये इसका कॉपी नंबर है, ओके। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ क्लोन जीन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विल परसिस्ट फॉर लॉन्गर, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो क्लोन जीन का है वो अगर हम किसी वेक्टर, मतलब इनमें से किसी वेक्टर को यूज़ करें लंबे समय के लिए, तो वो आपका परमानेंट या परमानेंटली किस तरीके के थेरेप्यूटिक इफेक्ट रह जाते हैं अगर हम किसी वेक्टर को यूज़ करें, ठीक है ना। क्योंकि थेरेप्यूटिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक बारी होस्ट ने अपनी जो अपनी लाइफ साइकिल है वो कवर कर ली, तो लगभग 3 से लेके 7 साइकिल के बीच में होस्ट सेल के अंदर ये वेक्टर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, अपने थेरेप्यूटिक जीन्स बनाना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हमें चाहिए ऐसा थेरेप्यूटिक वेक्टर जो क्या करे, लंबे समय तक काम करे। तो ऐसा थेरेप्यूटिक वेक्टर कौन है इनमें से, ठीक है। तो रेट्रोवायरस आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो रेट्रोवायरस इज़ द ओनली वायरस जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट लंबे समय तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, ये ऑप्शन है नॉन जर्म लाइन सेल्स, ईस्ट सेल्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स, या फिर हाइब्रिड वेक्टर्स। तो आंसर है सोमेटिक सेल्स होते हैं आपके डिप्लॉयड सेल्स, और जर्मलाइन सेल्स होते हैं आपके हैप्लॉयड सेल्स, ठीक है ना। और सोमेटिक सेल्स हमेशा नॉन जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ठीक है। बॉडी सेल्स भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रांसजीन। ट्रांसजीन क्या है, ठीक। ऑप्शंस हैं वायरल वेक्टर जीन, एक्सोजिनस जीन, या फिर एंडोजिनस जेनेटिक मटेरियल, या फिर बैक्टीरियल जीन, ओके। तो आंसर है ट्रांसजीन क्या है, एक्सोजिनस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक्सोजिनस मतलब बाहर से हम जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, बाहर की जीन ले रहे हैं और एक पर्टिकुलर आपके होस्ट में या किसी वेक्टर में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रांसफेक्शन इन जीन डिलीवरी सेंस।
ठीक है, ट्रांसफेक्शन क्या है? तो ऑप्शन है जीन डिलीवरी यूजिंग बैक्टीरियल वेक्टर्स, जीन डिलीवरी यूजिंग वायरल वेक्टर्स, या फिर नॉन बायोलॉजिकल जीन डिलीवरी, या इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, तो ट्रांसफेक्शन क्या है? ट्रांसफेक्शन होता है आपका एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम होस्ट सेल के अंदर किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए आइदर फिजिकल या केमिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है आंसर होगा इसका? ट्रांसफेक्शन इन जीन डिलीवरी सेंस मीन्स नॉन बायोलॉजिकल जीन डिलीवरी। ठीक है, या नॉन वायरल मेथड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफेक्शन दो तरीके का होता है, एक ट्रांजिएंट और एक स्टेबल। ठीक है, ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन में क्या होगा? ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन बहुत लंबे समय तक या बहुत ज़्यादा जनरेशन तक पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होगा ट्रांजिएंट। जबकि स्टेबल ट्रांसफेक्शन क्या होगा? ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होता रहेगा। ऐसा ट्रांसफेक्शन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होगा वो स्टेबल है, और ये लंबे समय तक एक्सोजिनस डीएनए को होस्ट सेल के अंदर बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, क्या बनाता है? ये ट्रांसड्यूस सेल बनाता है, ट्रांसजीन बनाता है, सेल लाइन या हाइब्रिड वेक्टर। तो आंसर है स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बोला जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और कई कई जनरेशन तक स्टेबल रहेगा। ठीक है, जो मेंटेन करके रखेगा एक्सोजिनस डीएनए को। तो ये बनाएगा क्या? ये सेल लाइन बनाएगा। ठीक है, सेल लाइन आपने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था, सेल लाइन क्या चीज़ है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डोमिनेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स? डोमिनेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? इनमें से बताना है डोमिनेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है। ठीक है, ड्रग्स रेजिस्टेंट जीन्स, इंड्यूसिंग जीन्स, एक्सोजिनस जीन्स, या फिर एंडोजिनस जीन्स। तो आंसर है डोमिनेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स को इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर रिपोर्टर जीन्स यूज फॉर? ठीक है, ऑप्शंस है टू कन्फर्म ट्रांसफॉर्मेशन, टू कन्फर्म ट्रांसफेक्शन, टू इंड्यूस एक्सप्रेशन, या टू सीज एक्सप्रेशन। तो आंसर है इसका रिपोर्टर जीन्स को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कन्फर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को। ओके, और यहाँ पे अगर हम रिपोर्टर जीन की बात करें तो जैसे हम CAT यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जानने के लिए। और रिपोर्टर जीन, जो पहली रिपोर्टर जीन है वो CAT के फॉर्म में ही यूज़ की गई थी। और रिपोर्टर जीन वो होती है जो रिपोर्ट करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीमियन वायरस SV40 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलीमो वायरस, पोलियोमा वायरस, प्लांट वायरस, या रेट्रोवायरस। तो आंसर है पोलियोमा वायरस। पोलियोमा वायरस क्या होगा? ये लिटिक इन्फेक्शन कॉज करेगा, और जो भी वायरस की साइकिल है इसमें आपके हाई लेवल में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। और पोलियोमा वायरस आपका सीमियन SV40 वायरस है। ठीक, नेक्स्ट है SV40 इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर जीन एक्सप्रेशन, जीन मैनिपुलेशन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, या हाइब्रिड वेक्टर प्रोडक्शन। तो आंसर है SV40 को हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके जो भी वायरल जीन है ये लंबे समय तक सेल के अंदर रहती है और ये प्रोड्यूस करती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हाई लेवल में। ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट वायरस टू बी डेवलप्ड एज एन एनिमल वेक्टर? तो ऑप्शंस हैं पैपिलोमा वायरस, SV40, एडिनो वायरस, या HIV। तो आंसर इसका SV40। पहला एनिमल वायरस वेक्टर जो इस्तेमाल किया गया वो था SV40। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ SV40 वेक्टर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर है 5 kb, 5.2 या 5 सेम। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन इन SV40 इज़ कंट्रोल्ड बाय। SV40 में ट्रांसक्रिप्शन कौन कंट्रोल करेगा इनमें से? ठीक है, तो आंसर है
ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा किसके द्वारा कंट्रोल होगा? रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ठीक है। अब SV40 की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे लेट और अर्ली रीजन्स के बीच में रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और आपके SV40 में जैसे हमने पहले ही बोला, SV40 में अर्ली और लेट जीन्स होती हैं, तो अर्ली प्रोमोटर्स और लेट प्रोमोटर्स, दो तरीके के प्रोमोटर्स पाए जाएंगे या इन्हेंसर्स, और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ SV40 इन्फेक्शन साइकिल, ठीक है। तो पहली जो साइकिल होगी SV40 की, उसमें कितने प्रोटीन्स बनेंगे पहली साइकिल में? ओके, तो दो तरीके की जीन्स हैं, तो ऑब्वियसली 2, ठीक है। तो लार्ज T ट्यूमर एंटीजन और स्मॉल T ट्यूमर एंटीजन, दो प्रोटीन्स इसमें बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, आपके SV40 की, तो SV40 जो है वो एक सीमियन वायरस 40 वेक्टर है, जिसे हम कह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आइकोसाहेड्रल सर्कुलर कैप्सिड इसमें प्रेजेंट होगा, सॉरी आइकोसाहेड्रल कैप्सिड प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA इसका होगा। और इसमें हम देखें तो जो आपके कैप्सोमेयर्स हैं, प्रोटीन जो आपके आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें जो कैप्सोमेयर्स हैं उनका कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट होता है कि 20 ट्रायंगुलर फेसेस इसमें बनते हैं, ठीक है। 20 ट्रायंगुलर फेसेस बनने के कारण हम इसे आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कह रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट आर पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल, ठीक है। पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल क्या है? इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रोमोटर या रेप्लिकेशन? तो आंसर है इसका टर्मिनेटर। पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल्स क्या हैं? टर्मिनेटर्स हैं, ठीक है। टर्मिनेटर्स क्या काम करेंगे? देखो, पॉलीएडिनाइलेशन साइट्स जो हैं वो SV40 अर्ली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपके में रहेंगी, ठीक है। अगर हम देखें पॉलीएडिनाइलेशन साइट्स हम SV40 की अर्ली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से लेते हैं तो हम बेटर एक्सप्रेशन कर पाते हैं किसी भी अपनी ट्रांसजीन का अपने होस्ट सेल में, ठीक है। तो इसलिए पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल का यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। होते क्या हैं पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल्स? ये आपके टर्मिनेटर्स होते हैं जो किसी भी यूकैरियोटिक जीन्स को चाहिए होते हैं ताकि 3 प्राइम एंड जो है वो जनरेट हो सके mRNA में, ठीक है। तो